नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमावत। आपका आपके YouTube चैनल आरके वाईफाई स्टडी में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा अपन पढ़ रहे थे शिक्षण विद्या, उसी श्रृंखला के अंतर्गत काफ़ी विद्यार्थियों की मांग थी सर की अपने एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आरटी एक्ट 2009 क्रियात्मक अनुसंधान श्रृंखला के अंतर्गत साथ साथ वो भी टॉपिक अपने होने चाहिए। तो उनकी अपने यदि बात है, ये टॉपिक जो है आरटी एक्ट 2009 फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो इसमें 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं आपकी रिट एग्जाम के अंतर्गत 2 या 3 प्रश्न आ जाते हैं और सीटेट की एग्जाम में प्रश्न भी आता है इसमें से। तो आज अपन पढ़ेंगे आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न आते हैं धाराओं के प्रश्न आते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड में आपने देखा था जो अपनी किताब में से जारी किए प्रश्न थे वो धाराओं के प्रश्न एक भी बच्चों गलत नहीं हुए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत मैंने जो मैनेजमेंट की किताब निकाली थी उस मैनेजमेंट की किताब में से आरटी एक्ट 2009 है उसमें से स्पष्ट सीधे प्रश्न किए गए थे। तो अपन इस टॉपिक को जीरो से पढ़ेंगे कि वर्तमान में स्थिति क्या शिक्षा की है, क्योंकि आपकी हिस्ट्री है उसके अंतर्गत भी इसका पार्ट जुड़ा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में भी जुड़ा हुआ है और जो हिस्ट्री सेकंड ग्रेड एसएसटी देते हैं उसमें पार्ट जुड़ा हुआ शिक्षा व्यवस्था के नाम से। तो इसमें आरटी एक्ट 2009 के पहले परिचय की बात करते हैं थोड़े से, फिर जीरो से लेकर और वर्तमान स्थिति क्या है उसकी अपन बात करेंगे। आरटी एक्ट 2009 की अपन चर्चा करें मित्रों, तो इसमें क्या है कि जैसे 2009 का एक अधिनियम है और पारित हुआ था कब 2010 के अंतर्गत। इस अधिनियम में जो अध्याय है वो अध्याय कितने हैं, 7 अध्याय है। और धारा की अपन बात करें चर्चा करें वो धारा कितनी है, 38 धारा है। इसी संदर्भ में राजस्थान आरटी एक्ट है वो 2011 है और उसमें अध्याय की अपन बात करें तो उसमें 10 अध्याय है और धारा की अपन बात करें तो धारा उसमें कितनी है, 29 धारा है उसके अंतर्गत। तो ये तो क्या है कि मुख्य बात है भारत में यदि अपन बात है विश्व के अंदर प्रथम राज्य कौन है या विश्व के अंदर भारत का स्थान कौन सा है, अधिनियम कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है, पूरी तथ्य बातें अपन करेंगे। लेकिन अब इसको अपन जीरो से यदि प्रारंभ करें, अपन इस आरटी एक्ट की बात करें, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की अपन बात करें तो निःशुल्क की अपन बात सबसे पहले शिक्षा की अपन चर्चा करें तो शिक्षा के अंतर्गत अपन जाते हैं कहां पर, वैदिक काल में। और वैदिक काल के अंतर्गत शिक्षा की अपन चर्चा करें मित्रों तो इसमें कि जो गुरुकुल होते थे, आश्रम होते थे, ऋषि मुनियों के जो आश्रम होते गुरुकुल होते थे, वहां पर शिक्षा की पद्धति होती थी। वहां पर विद्यार्थी जाता था, वहीं रहना खाना वहीं होता था और विद्यार्थी वहां पर क्या करता था, शिक्षा ग्रहण करके फिर घर लौटता था। उसके अंतर्गत गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा क्या होती प्रदान की जाती थी। तो इसके बाद वैदिक काल के बाद में अपन चर्चा में चलते हैं तो वैदिक काल के बाद में अपना जो आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंतर्गत जैसे अपन विशेष अपन बात करें शिक्षा शास्त्रों की बात करते हैं तो चाणक्य का नाम प्रसिद्ध रहता है। तो प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था अपन बात करें तो प्राचीन काल में कि अपन जो मौर्य काल की अपन बात करें या गुप्त काल की अपन बात करें, उस समय शिक्षा के जो विशेष केंद्र होते थे उनको अपन यदि बात करें कि मठ होता है, मठ कहा जाता था। लेकिन शिक्षा के जो विशेष केंद्र चर्चा के अंतर्गत रहते थे उनमें अपन बात करें तो नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, पुष्पशिला है। नालंदा की यदि बात करें तो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है जो अपने बिहार के पटना जो शहर है उसके कुछ ही दूरी के अंदर स्थापित है। लेकिन मुस्लिम आक्रमण के कारण इस शिक्षा की जो केंद्र है इनको ध्वस्त कर दिया गया। जैसे मठ के अंतर्गत विद्यार्थी रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, यह अपन तक्षशिला है, नालंदा है, काशी है, बनारस है, ये उस समय के शिक्षा के विशेष केंद्र होते थे। अपन इस आरटी एक्ट से अपन वो प्रश्न जोड़ रहे हैं कि वैदिक काल आ गया, वैदिक काल के बाद में अपना कौन सा आ गया कि प्राचीन काल आ गया। अब प्राचीन काल के बाद में अपन यदि बात है कि मुस्लिमों के जो आक्रमण हुए हैं, इन आक्रमण की चर्चा में अपन बात करेंगे, इन केंद्रों को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और इनके यदि आज भी अवशेष मिलते हैं, लेकिन जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था, मुस्लिम यहाँ पर रह रहे थे, तो इसमें अपन बात करें कि मित्रों कि मुस्लिम काल के अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के केंद्र को मकतब कहा जाता था। अब अपन समझेंगे मकतब है क्या। मकतब जो शब्द अपन बात करें कि ये शब्द जो है ये अरबी शब्द, कौन सा शब्द है, अरबी शब्द। और अरबी जो शब्द कौन सा है, कुतुब शब्द।
अरबी के कुतुब शब्द से बना है। कौन सा? मकतब शब्द। मकतब वो स्थल है जहां पर बालकों को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी, और जो मकतब होते थे वो मस्जिद से जुड़े होते थे। अपन मस्जिद की अपन बात करें, जो मस्जिद जहां पर होती थी उनसे जुड़े होते थे। वर्तमान में जो मकतब है इनको अपन मदरसा भी कहते हैं। मदरसा जो होता है वो मस्जिद के पास ही होता है। आपने देखा होगा तो कि मकतब उस समय प्राथमिक शिक्षा जो ग्रहण करने जो केंद्र होते थे उसको अपन क्या कहते थे? मकतब कहते थे। तो आपने देखा कि इसमें वैदिक काल हो गया, प्राचीन काल हो गया, और कौन सा आ गया? मुस्लिम काल। मुस्लिम काल में एक ही बात करता कि केंद्र प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने या देने की शिक्षा जो होती थी व्यवस्था, उनके केंद्र को क्या कहते थे? मकतब कहते थे। और मकतब कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। और इसमें मुस्लिम काल में जो प्राथमिक शिक्षा की अपन चर्चा करें तो कक्षा 1 से 5 तक की बात की जाती है। और प्रारंभिक शिक्षा की अपन बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है कक्षा 1 से कहां तक होती है? 8 तक। और अपने आरटी एक्ट का उद्देश्य भी क्या है? प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। काफी जो है उनको कंफ्यूज रहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा कौन सी है, प्रारंभिक शिक्षा कौन सी है, प्राथमिक भी आती है, उच्च प्राथमिक भी आती है। तो इसमें अपन विशेष बात करें कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है 1 से 5, 6 से 8, और इन दोनों को कॉमन जो शब्द बना है वो बना 1 से 8। और इस बने आरटी एक्ट 2009 का जो उद्देश्य क्या है कि बालकों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक अर्थ हो गया कि कक्षा 1 से लेकर और कहां तक है? 8वीं तक। 1 से 5 तो अपना कौन सा हो गया? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा। यहां तो अपन बात करें कि लेवल, और लेवल कौन सा आ गया? फर्स्ट की बात हो रही है। यहां पर अपन बात करें कि लेवल की बात करें तो यहां पर कौन सा आ गया? लेवल 2 आ गया। इसमें सर्वाधिक जो भीड़ है, और इसमें भीड़ है यहां पर बीएसटीसी वाले, और यहां पर कौन से हैं? बीएड वाले हैं। तो अपन इसकी अपन बात करें कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कौन सी? कक्षा 1 से लेकर 8 तक की बात की जा रही है। तो आपने देखा इसमें कि वैदिक काल हो गया, प्राचीन काल हो गया, और कौन सा हो गया? मुस्लिम काल हो गया। इसके बाद में मुस्लिम काल के बाद में आता है ब्रिटिश काल, अंग्रेजों का काल आता है। अंग्रेजों के काल की अपन बात करें कि सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंतर्गत कहां पर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, किस नाम से स्थापित किया गया? अपन चर्चा करें कि 1820 के अंतर्गत, 1820 के अंतर्गत, और 1820 की अपन बात करें तो कलकत्ता के अंतर्गत विसप नाम से विद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसको विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। डेविड हेयर के द्वारा स्थापित करने की बात की जाती है। इसमें जो स्थापित करने वाला व्यक्ति है वो डेविड हेयर है, उसके द्वारा ये स्थापित किया गया है। कौन सा? कि 1820 में प्रथम कलकत्ता के अंदर विश्वविद्यालय जो डेविड हेयर के द्वारा क्या है? स्थापित किया गया है। तो अपन इसमें देखते जा रहे हैं कि जो वैदिक काल हो गया, प्राचीन काल हो गया, मुस्लिम काल हो गया, और अपन सार अपना ब्रिटिश काल। लेकिन अभी तक जो अपने इस चैप्टर का जो उद्देश्य है कि निःशुल्क शिक्षा, उसकी बात अब तक नहीं आ रही अपने सामने। अभी तक यही बात आ रही कि शिक्षा की जो केंद्र है स्थापित करने की बात की जा रही है, वो चर्चा चल रही है। अभी इसमें एक करंट का जो प्रश्न बना था कि आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत पहले जो सीमा थी वो 1.5 लाख रुपए थी। अभी वर्तमान में क्या है कि इसकी जो राशि है वो क्या कर दिए? 2.5 लाख कर दिए वापस। यानी पहले जो इसमें राशि जो होती थी वो केवल 1.5 लाख तक वार्षिक जिनकी इनकम होती थी उनको ही छूट थी। वर्तमान में इसमें 1 लाख की और छूट हो गई। 1 लाख होते ही रुपए कितने हो गए? 2.5 लाख रुपए हो गए इसके अंदर। ये जो बनने वाला जो प्रश्न है अभी करंट के हिसाब से ये प्रश्न बनने वाला है कि इसके अंदर जो सीमा की बात की जाती है कि राशि जो समय सीमा के अंतर्गत वो छूट कितनी है, वर्तमान में वो कितनी हो गई है? 2.5 लाख रुपए। देखो इसमें निःशुल्क शिक्षा का अपन कंसेप्ट समझे तो निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि जो गरीब माता पिता हैं अपने बालकों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में पैसे नहीं है या इनकम का सोर्स नहीं है। तो इस आरटी एक्ट के तहत सरकार का नियम है कि 25% विद्यार्थी है वो प्राइवेट स्कूल के अंतर्गत वो कौन से पढ़ेंगे? निःशुल्क पढ़ेंगे। और इनकी राशि का जो वहन है वह वहन कौन करेगा? सरकार करेगा। इसमें काफ़ी जो माता पिता हैं उनको जागरूक नहीं है कि इसके अंदर फरवरी के अंदर फॉर्म भरे जाते हैं, इसके मार्च के अंदर इसकी लॉटरी निकाली जाती है। विद्यार्थी जो होता है या शिक्षार्थी होता है
उसका जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड के आधार पर बालक का क्या होता है, प्रवेश होता है। तो उसके संदर्भ में जो आय प्रमाण पत्र लगता है माता पिता का, तो आय प्रमाण पत्र पहले जो था वो कितना था, 1.5 लाख रुपए था, अब कितने हो गई है, 2.5 लाख। यानी 2.5 लाख जिनकी आय होगी वार्षिक, उनको भी छूट दी जाएगी। क्यों कि टैक्स से जो 5 लाख कर दिया गया है, तो उसमें राशि कितनी है, बढ़ा दी, कितनी, 1 लाख रुपए राशि क्या है, बढ़ा दी गई है। तो ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में कि कितने % बालकों को प्रवेश दिया जाएगा निःशुल्क शिक्षा के रूप में। तो इसमें अपन बात करेंगे जो अध्याय हैं, उन अध्यायों के अंतर्गत अपन देखेंगे किस अध्याय के अंतर्गत 25% का उल्लेख किया हुआ है। तो आगे अपन चलते हैं कि इसमें ब्रिटिश काल में चल रहे थे, ब्रिटिश काल में विश्वविद्यालय की बात हो रही थी। आगे अपन बात करते हैं, आगे अपन बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, वो निःशुल्क शिक्षा की बात करें तो 1910 के अंतर्गत एक बिल आता है जिसका नाम है गोखले बिल। सर्वप्रथम निःशुल्क शिक्षा की बात किस बिल में की गई है, और वो बिल कौन सा है, गोखले बिल है। और गोखले बिल पारित कब होता है, 1910 के अंतर्गत पारित होता है। और सर्वप्रथम प्रश्न आया हुआ है कि सर्वप्रथम निःशुल्क शिक्षा की बात कौन से बिल के अंतर्गत की गई है, और वो बिल कौन सा है, गोखले बिल है। इस बिल के अंतर्गत सर्वप्रथम जो इस उद्देश्य है आरटीएड का, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, वो बिल सर्वप्रथम कब लाया गया, 1910 के अंतर्गत। अपन देख रहे थे 1910 के अंतर्गत गोखले बिल क्या होता है, पारित होता है। तो इसमें जो अपना पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट अपन आएगा आरटीएक्ट का, इसमें अपन 4 से 5 पार्ट के अंदर आरटीएक्ट पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन आरटीएक्ट पढ़ने के बाद में आपका जो प्रश्न एग्जाम में आएगा वो प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। कैसे भी एग्जाम हो, चाहे सीटेट की हो, चाहे यूपीटेट की हो, चाहे राजस्थान का रिट हो, चाहे अपनी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि वीडियो के अंतर्गत कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आप प्रेषित कर सकते हो। जय हिंद, नमस्कार।